आज एक इंसिडेंट सुना रही हूँ। ये ट्रू इंसिडेंट है। एक ऑफिस थी, छोटी साइज थी, मीडियम साइज ऑफिस। तो उसमें एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉम्पिटिटिव टसल बहुत होती कि इसको तो प्रमोट कर दिया, इसको तो प्रमोट नहीं किया, ये है वो है। फिर जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात आती थी तो उसमें ये प्रॉब्लम कि मुझे तो 4 दी, उसको तो 2 ही दी। तो जो ओनर था, जो बॉस था, उसको दिक्कत आ रही थी कि भाई यहाँ पे इतने लोग हैं, 30-35 लोगों का स्टाफ है, तो अब अपने क्या करें। तो किसी ने उस पर्सन को सजेस्ट किया कि आजकल ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग काफ़ी जगहों पे काउंसलिंग करने और काफ़ी कंपनीज को मेडिटेशन करवाने और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाने जाते हैं। मेरे ध्यान में भी एक ऐसी संस्था है, आप उनको अप्रोच करो और उनमें से किसी टीचर को, मेंटर को आप एक दिवसीय वो रखवा लो सेशन, जिसमें वो लोग समझाएंगे कि भाई हाउ टू थिंक पॉजिटिव। बॉस ने कहा इससे क्या हो जाएगा। बोले कि हो सकता है सभी को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो उसमें पर्सपेक्टिव आ जाए एंड दे स्टार्ट और बिगिन टू एक्ट पॉजिटिवली। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। उनको लगा, सोचा उन्होंने, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, वैसे भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि थिंक पॉजिटिवली, थिंक करेक्टली, जैसा थॉट करोगे वैसे मैनिफेस्ट होगा, और ये सब चीज़ें बहुत ही पॉपुलर होती है। तो ही थॉट कि चलो आज की जनरेशन है तो दे माइट कनेक्ट विथ इट और कुछ मेरा फ़ायदा हो जाएगा। उसने सेशन ऑर्गेनाइज करवा दिया। अब वो जो पर्सन आया वो तो किसी को कुछ नहीं जानता था, ही वॉज टोटली एन आउटसाइडर। तो उसका व्यू तो न्यूट्रल था, पर्सनल लेवल पे तो उसको कोई इक्वेशन नहीं पता था। तो उसे बताया गया उस पर्सन को कि यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का माहौल है, अब थोड़ा इनको पॉजिटिव थिंकिंग दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं चाहते हो, प्रमोशन हर कोई लेना चाह रहा है, तो इसको कैसे बैलेंस करूँ, मुझे दिक्कत आ रही है। तो बोले आप चिंता मत करो, मैं आज इनको बेस्ट पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग बताऊँ। तो जो मेंटर थे उन्होंने, वो भी एक यंग पर्सन था, उसने अपना स्पीच शुरू किया। उसने पहले सबको बोला, ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठे थे, कुछ लोग ऐसे बैठे थे, उसने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। उसने अपने मन के हिसाब से सबको शफल कर दिया, न्यू वे ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट कर दी अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से कि भाई ये पर्सन यहाँ बैठ जाओ, ये उधर बैठ जाओ, ये उधर बैठ जाओ। फिर उसने थोड़ा सा बोला कि अब सब ब्रीद इन करो, फिर बोलो ओम। सारे ब्रीद इन करे, फिर पूरा हॉल बोल रहा है ओम। तो 2-5 मिनट तक ये सब करवा के फिर वो बोले कि अब यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन, शुद्ध, पॉजिटिव हो चुका है। अब हम पॉजिटिव चर्चा पे जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, हर पर्सन को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, ये उसके फ़ायदे के लिए है। मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करने से आपकी एफिशिएंसी टू वर्क बढ़ती है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये जोश होना चाहिए कि मैं कितना काम कर लूँ, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ उतना मैं काम करूँ। बॉस मन में खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छी सीख है, अब तो लगता है कि ये सारे मेरे पास आएंगे कि मुझे ज़्यादा काम दे दो, ज़्यादा काम दे दो। तो बॉस ऐसे बैठे बैठे से स्माइल पड़ी होती जा रही है। मेंटर उनको चेक कर रहा है तो सोचा कि ही इज़ हैप्पी, मैं सही सिखा रहा हूँ, उनके काम की चीज़ सिखा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी सोचने की सिस्टम है, थिंकिंग प्रोसेस है, सबकी डिफरेंट रहती है। तो हमें कभी भी किसी भी पर्सन को गलत कहने का अधिकार नहीं है। हर एक
person has a right to think correctly as per his or her own knowledge. तो किसी के थॉट प्रोसेस पर किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस अपने में सही या गलत तो है नहीं। तो हर विचार को स्थान मिलना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता वो गलत है, जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। तो दो पॉइंट्स उन्होंने बोले। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? हमारी मैक्सिमम हमारी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट तो ये बोला कि हमारी हाईएस्ट कैपेसिटी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। सेकंड क्या बोला? कि हर एक को अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन उसमें उन्होंने एक पॉइंट क्या जोड़ दिया? जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि सुबह 5 बजे उठना बेस्ट चीज़ है, तो मैं अपनी जगह से, वो सोचता है कि भाई 10 बजे उठना सही है, तो वो उसकी इशू है, मुझे उसको कुछ कहने का राइट नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो हमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऐसा करता है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्पीच दिया गया। फिर वापस से ब्रीद इन ब्रीद आउट ओम सब करवा के 2-2.5 घंटे का सेशन हो गया। अब ये जो मेंटर थे वो बॉस के पास गए, बोले सर आपको कैसा लगा? सर तो खुश हो रहे थे, बोले आपने तो एकदम बढ़िया पॉइंट्स बोले हैं, अब हमारे ऑफिस का जो नक्शा है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे मेरे से काम मांगने आएंगे, सब बोलेंगे हमें काम दे दो, हमें काम दे दो। बोले मेरी समस्या वो खत्म हो गई। और दूसरा, अब वो गलत है, वो ऐसा है, ये सब में फाइट्स नहीं होगी, और मैं ये बोलता रहूँगा कि सबको अपना नज़रिया रखने का अधिकार है, तो मैं भी प्रेशर में नहीं आऊँगा, मेरा काम होता रहेगा। तो वो सब बहुत ही खुश होकर बोला आई एम हैप्पी, मैं आपके काम आया, ऐसे करके वो तो चले गए। अब फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, शाम तक में कुछ लोगों ने बॉस को अप्रोच किया, सर आज जो हमने सुबह स्पीच सुनी हम बड़े इंस्पायर्ड हुए, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको और किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ, तो आप मेरी जो फील्ड ऑफ वर्क है उसको थोड़ा एक्सपांड करें। तो बॉस मन ही मन खुश हो रहा है, उसने कहा कि भाई है तो सही तुम में क्षमता, लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना, तुमको मैं एक और जिम्मेदारी देता हूँ, अगर तुमने वो सही कर दिया तो हम तुम्हारा काम का दायरा बढ़ा देंगे। गया, उसके बाद दूसरा पर्सन आया, सेम, फिर तीसरा पर्सन आया, सेम एप्लीकेशन ऑफ एक्सपांडिंग द वर्क। बॉस उसे बैठ के एकदम मुस्कुरा रहे, आ हा हा, अब मेरी कंपनी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो बैठे बैठे डे ड्रीमिंग में लगे हुए कि भाई अब तो धीरे धीरे, अब ये 4-5 लोगों ने काम किया है, तो उनको देख के दूसरे भी 4-5 लोग लग जाएंगे काम में, मेरे तो ऑफिस का पूरा टर्नओवर बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा, और मैं एकदम बढ़िया वाली पोजीशन में आ जाऊँ। जब ये डे ड्रीमिंग चल रही थी तो बाहर से ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ें आने लगी। तो ऐसे थोड़ा ड्रीमिंग में डिस्टरबेंस हो जाता है ना, अच्छा ड्रीम चल रहा होता है तो आप जल्दी से उसमें से बाहर भी नहीं आना चाहते। तो अभी और थोड़ा सब देखने दो, ऐसे फिर आवाज़ और तेज़ हो गई, तो उनको लगा भाई हुआ क्या, अभी तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था। बाहर गए, बाहर देखे तो 3 जूट बने हुए हैं, जो 2 लोग काम लेने आए थे और एक तीसरा पर्सन, वो 2 एक एक जूट को लीड कर रहे थे, और एक तीसरा पर्सन था वो तीसरे वाले
को लीड करवा रहे। हर लड़के खड़े हो गए। बोले आज तो हमने पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग पे इतना सारा लेक्चर सुना, आप सब ने अप्रिशिएट किया कि हम पॉजिटिव रहेंगे और हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे एंड वी आर वेरी इंस्पायर्ड, और तुम दोनों को क्या हो गया? तुम लोग तो अभी काम मांगने आए थे, हुआ क्या? तब वो तीनों वापस एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने लग गए। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एकदम शाउट करके बोला कि साइलेंस, पहले तो मुझे एक एक करके बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो पहले वाले लीडर को पूछा, ग्रुप लीडर को, भाई तेरे क्या समस्या हो गई, तुम तो अभी काम लेने आए थे। बोले कि आपने जो फील्ड ऑफ वर्क मुझे दिया और जो फील्ड ऑफ वर्क दूसरे पर्सन को दिया वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अब आज जो सर जी आए थे हमें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाने के लिए, उन्होंने क्या बोला कि हर एक को अपना विचार मत रखने का अधिकार है, और जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। तो मैं अपना विचार इसको बता रहा था, ये मानने को ही तैयार नहीं। वो दूसरा शुरू पड़ गया, बोले मैं भी अपना विचार बता रहा था, ये गलत है, इसने सुना तक नहीं, मैंने कम से कम सुना तो सही। तो तीसरा बोलता है दोनों शांत हो जाओ, मैंने तो सुना भी और मैंने शुरू में कुछ बोला भी नहीं, मैं तो अंदर बॉस के पास नया वर्क ढूंढने जा रहा था। मैं तो यहाँ तक सोच लिया कि आप दोनों के फील्ड ऑफ वर्क को मैं छूंगा भी, लेकिन फिर बात न्याय और अन्याय की आ गई। जब आप दोनों इतना झगड़ने लग गए, कोई तो समझदार होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, बॉस ने क्या गलती की? आप दोनों से ये काम लेकर किसको दे देना चाहिए? मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो केपेबल नहीं हो। ये बोलते से ही वापस तीनों ग्रुप शुरू पड़ गए। बॉस चेयर पे बैठ गए। उनको लगा कि इतना मैंने मेहनत किया, काउंसलर्स को अप्रोच किया, वो आए, उन्होंने इतना स्पीच दिया, और नतीजा क्या निकल रहा है? जब वो बैठ गए तो थोड़ी सी शर्म सबको आई, तो सब ऐसे मुंह बना के खड़े हो गए। तो एक वाइज पर्सन ने उनमें से बोला कि आप ये क्यों नहीं बता देते कि सही कौन है और गलत कौन है? तो बॉस बोलते हैं, भाई ये गलती मैं दोबारा करूँगा नहीं। क्या पता अभी तो आप सब जिंदा हो, आप तो जेल जाओ ही जाओ, मेरी कंपनी के ताला भी लग जाए कि यहाँ तो मारपीट होती है, गुंडे लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा, तेरे से जो मैंने एक्स्ट्रा काम तेरे को दिया था वो मैं वापस लेता हूँ, तेरे को भी जो दिया था वो मैं वापस लेता हूँ। आप लोग जो करते आए हो वही करो, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना। मेरी ये जो छोटी सी दुनिया है मैं उसी में खुश हूँ, मेरे को नहीं आगे बढ़ना, बस मुझे चैन से जीने दो। आप लोग ऐसे मत करो। बहुत खून पसीने से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सेल्समैन हुआ करता था, अब मैं 35 लोगों को रखता हूँ। भाई बहुत मेहनत लगी है और मेरी उम्र भी गुजर चुकी है। तो प्लीज़ जो जितना काम कर सकता है ना उतना करो, बेस्ट मत देने की कोशिश करो, बस जो कर सकते हो उतना करो आप और जाओ। मेरा बस अभी मुझे छोड़ दो। तो वो जो थर्ड पर्सन था वो ऐसे पोलाइट दिखाकर, सर मैं क्या कह रहा हूँ, अब जब आपने इन दोनों से वो काम ले ही लिया है तो फिर, तो सर बोले हटो यहाँ से, जाओ, मैं कर लूँगा वो काम मुझे किसी से नहीं करवाना। सारे अपने अपने बैक टू योर ओन वर्क, मुझे किसी को कुछ नहीं काम देना है, मैं करूँगा ये सारा काम कल से, मैं ही सारे जो भी पेंडिंग वर्क है वो मैं करूँगा, मुझे किसी को नहीं मानना। सब चले गए। अब ये चिंतित हो गया, उतने में ईमेल मिला उनको कि हमने जो आज आपके वहाँ काउंसलिंग सेशन दिया, तो प्लीज़ आप रेट करिए अपना एक्सपीरियंस
और हमें फीडबैक दीजिए कि आपका कैसा अनुभव रहा, आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो पहले तो इसको गुस्सा आया, तो इन्होंने सोचा कि भाई लिख देता हूँ कि इतना ख़राब वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसने मन ही मन सोचा कि इसमें इनकी भी क्या गलती है, इन्होंने कोई चीज़ गलत सिखाई नहीं है, लेकिन अब मेरे हिस्से में ये ऐसे ऑफिस के लोग आए हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। पर फिर उसे लगा इनको नहीं बताऊंगा तो दिक्कत होगी, तो उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही दुखद रहा, सॉरोफुल हूँ मैं। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच। अब ये ईमेल वहाँ पहुँचते से ही इतना दुखद एक्सपीरियंस कैसे हो गया, तो जिसने स्पीच दी थी उसको भी क्यूरियोसिटी हो जाएगी ना कि भाई जब मैं निकला तब तो वो लोग खुश थे, अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और हम फीडबैक मांग रहे हैं तो वो ऐसा बोल रहे हैं, इतनी से कुछ घंटों में ऐसा क्या चेंज हो गया। तो बोला कि मुझे जाके पता लगा, क्योंकि मैं स्पीच देकर आया हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ को, तो मैं जानूँ। वो आए तो ऑफिस का जब वो जो मेंटर थे वो जो जब गए तो ऑफिस का माहौल कैसा था, अच्छा था, एवरीबडी वाज विद अ स्माइलिंग फेस और सब उनको थैंक यू बोल रहे थे, आपने बहुत अच्छा सिखाया एंड ऑल दैट। जब वापस ऑफिस में एंटर हुआ तो आधों से ज़्यादा का 1-1 किलो का मुंह बना हुआ था ऐसे, और किसी ने स्माइल दी थी तो बहुत ही फेक नकली स्माइल, और कोई उठा नहीं। वो सब क्रॉस करके जब बॉस की कैबिन की ओर जाता है उसे दिखता है कि भाई बहुत ही भारी वाइब्रेशनल एटमॉस्फेयर है, इस ऑफिस में ऐसा क्या हो गया 2-3 घंटे में कौन कर जाता है। तो बॉस का डबल हैवी वाइब्रेशन था, एकदम ऐसे बैठे हुए थे। कहा हेलो सर, सर मैं, अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए। तो पूरा आवाज़ में ऐसा था पता नहीं जैसे क्या लुट गया हो। तो इन्होंने बोला कि सर मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाता हूँ, प्रॉब्लम क्या हुई आपके ऑफिस में, ऐसा क्या हो गया कि पूरा जो वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था जब मैं निकला और अब इतना डल है और चेहरे भी सबके गिरे हुए, क्या बात है। बोले कि जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि हुआ क्या। मुझे तो आपकी बातें अच्छी ही लगी, सुन के मज़ा ही आया, लेकिन आपकी बातों का तो उसने पूरा किस्सा सुना है कि भाई ऐसे हुआ और ये लोग फाइट करने लग गए, और फिर उसने वो फाइल्स दिखाई कि देखो ये अब मैं वापस लेकर आ गया, अब नहीं करूँगा इस काम को, और आगे से मैं किसी भी पॉजिटिव टॉकर या स्पीकर को यहाँ बुलाऊंगा नहीं, मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या। वो जो यंग स्पीकर था वो भी बोले कि भाई मुझे भी सोचना और समझना तो पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि मैंने तो सबको ये बोला था कि हर एक को अपना मत रखने का अधिकार है। तो बॉस बोले अरे वहाँ तक रुक जाते, लेकिन आपको भी तो आगे बोलना था ना, आपके भी मन में मछली आ रही थी। अब बोले जो ऐसा नहीं करता वो गलत है। उस एक लाइन ने सारा नष्ट कर दिया काम। पर मैंने तो ऐसा कहा जो ऐसा नहीं करता वो गलत है, विच मीन्स कि जो ऐसा करता है वो सही है, तो करो। फिर आप ऐसा बोलते, मुझे नहीं पता कि आप कैसा बोलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने जो भी बोला उसका कोई अच्छा परिणाम मेरे लोगों पर आया नहीं। तो अब वो स्पीकर वहाँ से निकला और उसने एनालिसिस किया। ये आपका आज का केस स्टडी है कि क्या कारण हुआ हो सकता है या क्या क्या कारण हुए हो सकते हैं कि पॉजिटिव 2 मुद्दे ही हमने लिए हैं और एक कंक्लूजन लिया है, उसको लेकर वहाँ का माहौल पहले से भी ज़्यादा टेंस्ड और डिसहारमनी वाला हो गया। ये तो आपको एनालिसिस करके पॉइंट्स बना के मुझे देना, ठीक है।
तो यहाँ पे तो ये इंसिडेंट खत्म हो। अब इसमें थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हम 3-4 क्लासेस से करे आ रहे हैं उसमें एक शब्द हमने पकड़ा था पैरेट टॉकिंग, है ना। तो हर शब्द को जब हम बिना सोचे समझे कोई भी शब्द को पकड़ते हैं, किसी भी थॉट को पकड़ते हैं, किसी भी आइडिया को पकड़ते हैं, इट लीड्स टू मोर कन्फ्यूजन एंड मोर डिसहार्मनी। ये हम अपने अराउंड अगर आँख खोल के देखें तो वी विल बी एबल टू सी कि ऐसा ही होता है। क्लैरिटी तो मिलती नहीं है, 4 कन्फ्यूजन्स और बढ़ जाते हैं। तो एक लर्निंग टिप हमारे लिए ये है कि कभी भी हम कोई बात को सुने तो उसकी जो बॉडी है, मतलब शब्द है, उनको मैकेनिकली जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो इट लीड्स टू वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन समटाइम्स। तो शब्दों के पीछे का जो भावार्थ है, मोटिव है, अर्थ है, उसको हमने समझना छोड़ दिया। और इसका हम पूरे दिन अगर आप एनालिसिस करो तो हमारी जो ब्रेन की वर्किंग है वो तो बहुत सरफेस पे आ गई। उसने तो कहा था ऐसा, उसने तो ऐसा बोल दिया। जैसे बहुत स्ट्रेंज मुझे लगता है कि हम सब फ्रेंडली वे में रह रहे हैं, आप रोज़ अच्छा अच्छा बोलते हो, एक दिन आपने इसको ये बोल दिया इसके किसी बैड एक्शन पे कि भाई आई जस्ट डिसलाइक योर एक्शन एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू फॉर एवर, एंड आई सी पीपल टेकिंग इट सीरियसली। मुझे तो ऐसा बोल दिया, मैं तो कभी नहीं बात। मतलब हमारा जो लाइफ है, ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो इतना अनस्टेबल हो गया। ये जो बातें आती है ना कि ये पर्सन इस हद तक तो जा सकता है पर ये पर्सन ऐसा तो नहीं कर सकता, दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्सन। अंडरस्टैंडिंग तो रही नहीं, तो एक मिनट वो पर्सन ऐसे जज होगा, फिर दूसरे मिनट ऐसे जज होगा, फिर तीसरे मिनट ऐसे जज होगा। सो बेसिकली यू डोंट हैव अ लाइन ऑफ थॉट, यू हैव डॉट्स ऑफ थॉट। डिफरेंस क्या हो गया कि एक तो आपका विचार है कि भाई हमने किसी भी पर्सन को, ए पर्सन को लेते एग्जाम्पल कि द पर्सन हैज़ अ हार्श वे ऑफ टॉकिंग और उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर से बुरा नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन इज़ कि इनकी बातों को तो इग्नोर करो और मोटिव को याद रखो, है ना। तो आपका लाइन ऑफ थॉट क्लियर हो। तो जब वही पर्सन हार्शली बात करेगा तो भी आपका लाइन ऑफ थॉट क्लियर है, और नहीं करेगा जब भी क्लियर है। लेकिन अभी की सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये पर्सन ने ऐसे बोला, अरे बेटा आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो थॉट इधर चला जाएगा। फिर एक दिन बोला जाएगा, ओ यू आर एक्टिंग लाइक अ स्टूपिड, यू आर एन इडियट, थॉट इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे विचार आ गया ये पर्सन कितना अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसने मेरी क्या करी, तारीफ करी। उस पर्सन ने मुझे न्यूट्रल दिया कि हाँ ठीक है, करे वो तुम, कोई खास बात नहीं। हाँ तो वो पर्सन भी ठीक ही है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। फिर आप वापस ऐसे ऐसे। तो ये मेंटल एक्टिविटी जो है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे लाई। कोई भी वर्क भी हमें करना है, जैसे हमने बात किया कि आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है, एक बच्चा एक सब्जेक्ट चूज़ करता है, 6 महीने बाद उसको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लग जाता है, फिर वो 1 साल कुछ और करता है, फिर वो 1 साल बाद एक सब्जेक्ट चेंज कर देता है। व्हाट डज दिस शो? अनस्टेबल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। क्या अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जैसे हमने आर्मी का एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन ने पूरा ट्रेनिंग लिया, आर्मी बन गया, फिर बोल रहे हैं तो बड़ा बोरिंग काम है, ऐसे कर खड़े हो, ऐसे सीधे खड़े हो, ऐसा कैसे, अरे ये तो बहुत बोरिंग। सो देर आर थिंग्स, जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें हमारी वाइटल के लिए इंटरेस्ट अप एंड डाउन तो होंगे, लेकिन हमारी समझ तो अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए ना।
ये तो नहीं होना चाहिए कि आज यूं है फिर यूं है फिर यूं है। तो इससे क्या है, ब्रेन एक्टिविटी अनस्टेबल होने के कारण कभी भी कुछ पूछ लो कि बेटा इस मुद्दे पे तुम्हारा क्या विचार है, आप कभी कोई डिस्कशन रखो तो देर आर पीपल हु विल से ये बात तो सही है, दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी से ये बात भी सही है, तीसरा एकदम कुछ नया ही, दोनों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हाँ ये बात भी लॉजिकल तो लग रही है, और चौथा पता नहीं कोई दूसरे ही गांव की स्टोरी, अरे ये हुआ था उधर, ये भी सही है, सब कुछ ही सही है तो मतलब आप सही नहीं। देयर हैज टू बी अ थॉट प्रोसेस, सारी चीज में ये भी सही है, ओह वो भी सही है, कोई बोलेगा ये रेड कलर सबसे बेस्ट है, माँ दुर्गा का कलर, हाँ 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 बात तो सही है, माँ दुर्गा का फेवरेट कलर है। रेड कलर से एंगर आता है, एंगर मैंने कहीं पढ़ा था, वाइट कलर पीस लव, हाँ हाँ ये मेरे को भी लगता है, लाल रंग जब ऐसे देखने से उसे भड़कीला तो लगता ही है, वाइट कलर, फिर वो ब्लू कलर ही लेकर आए, फिर आप बोलो तुमको ना रेड लाए ना वाइट लाए, जब वहाँ पहुँचे तो पता चला ब्लू जो कलर है वो क्रिएटिविटी का कलर, पीस को भी क्या करना है, एंगर को भी क्या, क्रिएटिविटी चाहिए, सिंगर बेवकूफ, ब्लू कलर थोड़ी होता है, पर्पल कलर होता है क्रिएटिविटी का, है मैं गलत ले आई, मतलब व्हाट इज दी थॉट प्रोसेस, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे, मज़ेदार चीज़ क्या होती है, दो बच्चे फाइट किए, उसमें एक कंफ्यूजिंग कैरेक्टर ऐसा होता है, उसने एक पे हाथ उठा दिया, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है मैंने सही काम किया या गलत किया, गलत किया तो गिल्ट आना चाहिए, सही किया तो बस फिर मैं सही हूँ, लेकिन मैं तो बीच में हूँ, आधा हिस्सा कह रहा है सही किया ऐसा ही करना चाहिए, वो आदमी गलत है, आधा हिस्सा कह रहा है कि तुम किसी पे हाथ कैसे उठा सकते, अब गिल्ट की तरफ जा रहा है तो मैं किस तरफ जाऊँ, हर बार इस तरीके की जो मनोदशा हमारे सामने आ रही है। अब ये लोग इकट्ठे होके क्या तो गवर्नमेंट चलाएंगे, क्या तो स्कूल चलाएंगे, क्या तो क्या ही चलाएंगे, क्योंकि अगर इनको कोई फैक्ट्री का मालिक बना लो और गलती से एक मैनेजर एक असिस्टेंट मैनेजर है और दोनों विपरीत है, एक बोलेगा सर ये मैन्युफैक्चर किया ना आप 1 पे जाओगे, दूसरा बोलता है हो ही नहीं सकता आप इसमें गिरोगे, इस पे जाओगे, और बॉस बैठे हुए हैं, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, फाइनली डिसीजन क्या लिया, 50% ये प्रोड्यूस कर दो 50% ये कर दो, 50% तो बच जाऊंगा ना, पता चले दोनों में ही डूब गए क्योंकि कुछ ही अच्छे से नहीं हुआ। दिस इज हाउ वी हैव बिगन टू टेक डिसीजंस, इसलिए कोई देश में कुछ कोई पॉलिटिकल व्यू भी आता है तो ये लॉजिक तो ये भी मुझे सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, जैसे देर आर पीपल जिनको डेयरी प्रोडक्ट खाने से बॉडी में रिएक्शन करते हैं, इट्स अ रेयर थिंग बट इट इज़ देयर, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खाए तो उनको बीमारी हो जाती है, तो बॉडी में रिएक्शन। अब वहाँ अगर हम ये ज्ञान अप्लाई करना चाहिए, दूध नहीं पियोगे हड्डियाँ तुम्हारी गल जाएगी, मैं कह कैल्शियम नहीं मिलेगा तुमको, दूध ही नहीं पियोगे, कैसी बात है। अब वो पर्सन को तो हम क्या कर देंगे, समय से पहले ही बाय बाय, है ना। तो एवरी पर्सन एवरी केस इज यूनिक इन इटसेल्फ, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक आइडिया पकड़ लेते हैं, मतलब हम इमेजिन करो एक शॉप में गए और हमने बोला भैया वो वाला कपड़ा दे दो, आप देखोगे वो साइज़ क्या है, सही है नहीं है, नहीं, अब मान लो आप ओवर साइज़ का कपड़ा लेकर आ गए, मैं तो पहली नज़र में वो सही, एकदम सही है, ऐसे हम थोड़ी करते हैं, वो दे दो, पता चले कोई छोटे पहन के घूम रहा है, कोई मोटे पहन के घूम रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई,
आप उस पर्सन को क्या बोलोगे, अनस्टेबल माइंड बोलोगे ना। जैसे अगर कनाडा वाला सिस्टम हो तो उसको लीगली क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, लीगली इनसेन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर तो वो कुछ भी पहने नहीं पहने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी क्रिकेट टूटी फूटी क्यों होती जा रही है। हाउ विल वी बी एबल टू टेक इवन द स्मॉलेस्ट डिसीजन, मुझे ना ये तो करना है, किंतु ये है, फिर वो है, परंतु है, इधर है, इफ है, बट है, कैसे डिसीजन। सो व्हाई दिस कंफ्यूजन इज देयर, कंफ्यूजन कहीं बाहर नहीं है, कंफ्यूजन हमारे अंदर है। और जैसे हम होते हैं बार बार हम ये पॉइंट को इसलिए रिपीट करते हैं बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं कि जैसी हमें दुनिया दिख रही है वो क्यों दिख रही है, क्योंकि हम वैसे हैं, जैसे हम होते हैं वैसी ही दुनिया दिखती है। तो अगर हमें चारों ओर क्वेश्चन मार्क, पता नहीं, कंफ्यूजन दिख रहा है तो हमारे अंदर क्या है, जो है वही दिख रहा है। इसके सल्यूशन में कैसे जाएंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। बट आज ये थोड़ा ओवरव्यू इसलिए दिया कि आप एकदम ऐसे इंसिडेंट पे फोकस नहीं होके कारण पे फोकस हो सके कि उसने ऐसा कहा, इसका उन्होंने ऐसा मतलब निकाला इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा बच्चों वाला आंसर लेके लाना नहीं। सो ये थोड़ा हमने ओवरव्यू दिया, ठीक है, और सोल्यूशन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है।